हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाली एक बहुत ही छोटी स्टॉक, बहुत ही छोटी कंपनी के ऊपर एनालिसिस करने वाले हैं, जिसका नेम है सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी बिजनेस को समझेंगे कि किस प्रकार की बिजनेस है इनकी, किस प्रकार की केमिकल्स ये बनाती है, एंड उसके बाद हम इनके फंडामेंटल्स, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। साथ ही साथ इनके चार्ट्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे और लास्ट में हम लोग ये भी डिस्कशन करेंगे कि एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या हमें यहाँ पर रिस्क लेनी चाहिए या नहीं। लेकिन जो भी चीज़ें डिस्कशन की जाएंगी वो प्योरली एजुकेशनल पर्पज से होंगी, तो कोई भी रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस बिल्कुल भी मत समझना। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद अगर इस स्टॉक पे थोड़ा सा इंटरेस्ट लगता है तो आपको पहले इस स्टॉक के ऊपर खुद से स्टडी एंड रिसर्च करनी है, एंड उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेनी है, या फिर आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट जरूर से करनी है। चलो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम इंट्रो देखेंगे, ठीक है। तो देखो इंट्रो के अंदर यहाँ पर देखो बोली जा रही है, सिगाची इंडस्ट्री लिमिटेड is one of the largest manufacturers of microcrystalline cellulose worldwide and has 3 multi-locational facilities in तेलंगाना एंड गुजरात। ठीक है, तो ये किस प्रकार की केमिकल बनाती है? माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज बनाती है ये। ठीक है, इसके यूजेस कहाँ कहाँ पर है, किस किस इंडस्ट्री में है, ये भी अभी हम लोग देखेंगे। लेकिन देखो वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड में, तो काफ़ी बढ़िया बात है। ठीक है, और किस सेगमेंट में? माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज में। और यहाँ पर इनके 3 मल्टी लोकेशनल फैसिलिटीज हैं तेलंगाना एंड गुजरात में। चलो यहाँ पर माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज जो है इसकी यूजेस क्या है ये अब हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखो डाइवर्स एंड यूज एप्लीकेशन की बात करें तो देखो द नॉन रिएक्टिव, फ्री फ्लोइंग एंड वर्सटाइल नेचर ऑफ एमसीसी यानी माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज हैज वेरिड एप्लीकेशंस इन द फार्मास्यूटिकल, फूड, न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर देख सकते हो ये सारी इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं इनकी केमिकल्स। तो काफ़ी मतलब फ्यूचर सेक्टर भी है, फार्मास्यूटिकल है, फूड है, न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज, तो ये सब के फ्यूचर भी आगे चल सकती है। तो फ्यूचर के हिसाब से देखा जाए तो बढ़िया सेक्टर के लिए ये काम करती है, जो कि आगे भी उनकी डिमांड रह सकती है। अब यहाँ पर हम क्लाइंट्स की बात करें तो देख सकते हो क्लाइंट्स भी इनके काफ़ी बड़े बड़ी कंपनी हैं। देख सकते हो इंक्लूड हिमालय, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन, सिप्ला, ल्यूपिन, वर्क हार्ड, इप्का। तो काफ़ी सारी कंपनीज इनकी क्लाइंट्स हैं, जो कि ये काफ़ी नामी कंपनियां हैं। ठीक है, हिमालय की बात करें, हर्बल लाइफ की बात करें, सिप्ला जो कि मेडिसिन बनाती है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, लुपिन भी, फिर इप्का भी, तो सब काफ़ी पॉपुलर ये जो कंपनीज हैं इनके क्लाइंट्स हैं, इनकी केमिकल्स लेती हैं अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, दवाइयाँ वगैरह बनाने के लिए, कॉस्मेटिक्स वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, रेवेन्यू ब्रेकअप के अंदर देखें तो देखो फार्मास्यूटिकल के अंदर यहाँ पर 75% की रेवेन्यू इनकी आती है। FY23 का डेटा है यहाँ पर। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल से 75% की रेवेन्यू, फूड एंड न्यूट्रास्यूटिकल से यहाँ पर 20% एंड कॉस्मेटिक से 5%। तो देखो अगर आप फार्मा कंपनीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो फार्मा की कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, या इस प्रकार की केमिकल कंपनीज के ऊपर भी देख सकते हो जो कि फार्मास्यूटिकल के लिए केमिकल्स बनाती है। तो दोनों बेसिकली फार्मा से ही बिलोंग करती है। एक इनडायरेक्टली हो गया ये, और वो जो फार्मा सेक्टर की कंपनियां हैं वो डायरेक्टली हो जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम ज्योग्राफिकल मिक्स की बात करें तो डोमेस्टिक से 27%, एक्सपोर्ट से 73%। तो एक्सपोर्ट की डिपेंडेंसी यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा है, और यही वजह है कि अभी इंडिया की जो केमिकल सेक्टर है वो थोड़ी सी अंडर प्रेशर में देखने को मिल रही है, क्योंकि डिमांड स्लो डाउन हो गई है चाइना की वजह से। चाइना चूँकि केमिकल के क्षेत्र में, स्पेशली अगर हम बोले स्पेशलिटी केमिकल के क्षेत्र में, तो एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है जो कि अपने मार्जिन को कम कर कर के बेच देती है केमिकल्स को। तो ऐसे में हमारी कंपनीज
की जो डिमांड है उसमें स्लो डाउन देखने को मिल रही है। अब देखो, ऐसा भी नहीं है कि ये परमानेंट है, टेम्पररी है। लगभग 1 साल 9-10 महीने के अंतराल में ये चीज़ें भी सही हो सकती है, ऐसा एनालिस्ट का कहना है। वो कैसे सही हो सकती है? क्योंकि जो हमारी केमिकल कंपनीज हैं वो लगातार कैपेक्स करके अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो बढ़ा रही है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ा रही, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करे और कुछ कम मार्जिन में भी अपने जो माल है उसे सप्लाई कर सके, और कम मार्जिन भी मिलेगा, लेकिन ओवरऑल अगर सेल्स ज़्यादा होगा तो देखा जाए तो नेट प्रॉफिट बढ़ सकती है। तो इसके लिए सभी कंपनीज अपने अपने तरह से कैपेक्स में लगी हुई है केमिकल सेक्टर की, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम बढ़ते हैं ज्योग्राफिकल प्रेजेंस के अंदर। तो देखो, ज्योग्राफिकल प्रेजेंस में देखें तो काफ़ी मतलब फैली हुई है इनकी कंपनी। वैसे है तो काफ़ी छोटी, एक पेनी स्टॉक की तरह है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है कंपनी, और इनके क्लाइंट्स भी काफ़ी बड़े बड़े कंपनियां हैं। देखो, company supplies its products to 50 plus countries including Australia, the United States, South America and United Kingdom, Poland। काफ़ी सारी जो कंपनीज है यहाँ पर आप देख सकते हो, इनको सप्लाई करती है अपने प्रोडक्ट्स। एंड यहाँ पर देख सकते हो जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर जैसे देखा जाए तो यहाँ पर देख सकते हो स्वीडन से 12%, ऑस्ट्रेलिया से 15%, इजिप्ट से 9%, इस प्रकार से हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर IUSA से 20% देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं इनके फंडामेंटल्स, ठीक है। तो फंडामेंटल्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम मार्केट कैप की बात करेंगे तो देख सकते हो मार्केट कैप काफ़ी कम है, 2139 करोड़ का है। तो एक स्मॉल कैप की कंपनी है जिसके अंदर रिस्क एकदम हाई है, वेरी हाई रिस्क, और रिवॉर्ड की बात करें तो वेरी हाई रिवॉर्ड भी यहीं पर मिलता है। 2000 करोड़ की मार्केट कैप है, 4000 करोड़ भी अगर हो जाती है गलती से तो यहाँ पर जो हमारे पैसे हैं वो डबल हो जाते हैं। अगर 8000 करोड़ हो जाती है इनकी मार्केट कैप तो यहाँ पर 4 गुना हमारा जो पैसा है वो फोल्ड हो जाता है। मल्टी फोल्ड रिटर्न्स इस प्रकार की कंपनियों में हमें मिलते हैं देखने को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रिस्क भी उसी प्रकार की यहाँ पर हाई होती है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। एक पेनी स्टॉक की तरह यहाँ पर हम इसे ट्रेड कर सकते हैं। इसमें उतने अमाउंट्स यहाँ पर लगा सकते हैं जितना का अगर लॉस भी हो जाए तो कोई फ़र्क ना पड़े। तो एक स्मॉल वेटेज हम अपने पोर्टफोलियो में इस प्रकार की कंपनियों को दे सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की पोर्टफोलियो हो जाएगा। लेकिन कोई रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस नहीं है, आपको अपने अनुसार देखना है और सोचना समझना है, ठीक है। अब स्टॉक पी की बात करें तो 43.3 है, इंडस्ट्री पी की बात करें तो 33.2 है। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव यहाँ पर माना जा सकता है। ROC की बात करें तो 19.6% है जो कि ठीक है। डेप्ट टू इक्विटी 0.19 है। डेप्ट की बात करें तो 72.3 करोड़ है। फ्री कैश की बात करें तो -71.7 करोड़ है। अब करंट प्राइस की बात करें तो 66.2 रुपये का है। बुक वैल्यू 11.9, ROE 17.6% की है। तो एवरेज ही मान सकते हैं ROE, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम 52 वीक हाई एंड लो की बात करें तो अप्रोक्स 96 रुपीज़ का हाई है एंड 23 रुपीज़ का लो है 52 वीक के टाइम फ्रेम में, ठीक है। अब यहाँ पर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.15% का है। फेस वैल्यू की बात करें तो 1 रुपया का है। EPS की बात करें तो 1.58 रुपीज़ का है। नेक्स्ट यहाँ पर अब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर भी नज़र डालेंगे। रिसेंटली जो कुछ ईयर्स हैं उनके हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले की डेटा अगर आपको देखनी है तो आप स्क्रीनर पे विजिट करके देख सकते हो। तो देखो, मार्च 2021 में 188 करोड़ की सेल्स थी, 2022 में 249 हो गया, फिर 23 में 290 और TTM में 310। तो चलो काफ़ी कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट की। तो देखो 29, 38, 42 और फिर थोड़ा सा यहाँ पर कम गया 39 हो गया। तो नेट प्रॉफिट भी कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ी है, ठीक है। बस थोड़ा सा TTM में ही कम हुआ है, कुछ करोड़ का अंतर है। चलो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यहाँ पर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर, ठीक है। तो सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 साल का डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन 5 साल में यहाँ पर देख सकते हो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 23% का है, 3 साल में 28% का है,
TTM में सिर्फ 9%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करें तो 10 साल में डेटा तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन 5 साल में 40%, 3 साल में 27% और TTM में यहाँ पर कम है, वो भी माइनस में -9%। चूँकि अभी केमिकल सेक्टर की लगी पड़ी है, इंडिया के जो केमिकल स्टॉक्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा स्थिति खराब हो गई है डिमांड स्लो डाउन की वजह से, जो कि आगे चलकर सही हो सकती है क्योंकि कैपेक्स कर रही है, चीज़ों को सही करने की कंपनियां कोशिश कर रही हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो कंपनी के अंदर ये ठीक है। ठीक है, और उसके बाद स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो ज़्यादा डेटा तो अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर 1 ईयर का अवेलेबल है जो कि काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रही है। 169% यानी कि 169% की CAGR से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है, तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स के जो रिटर्न्स हैं वो काफ़ी बढ़िया तरीके से बने होंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये भी ठीक है, 5 साल में 26%, 3 साल में 22% और लास्ट ईयर में 17%। अब यहाँ पर हम बैलेंस शीट को थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोरोइंग्स की बात करें तो 89 करोड़ का है बोरोइंग्स यानी कि कर्जा, और यहाँ पर रिजर्व की बात करें तो 343 करोड़ है, तो अच्छी बात है। ठीक है, रिजर्व ज़्यादा है बोरोइंग्स की तुलना में, देखा जाए तो बढ़िया है। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न की अब यहाँ पर हम बात करेंगे तो सबसे यहाँ पर थोड़ी सी एक नेगेटिव पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो पब्लिक की जो होल्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 50% से भी ज़्यादा है, 52.98%, ऑलमोस्ट 53% मान सकते हैं। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो लगातार घटते हुए देखने को मिल रही है यहाँ पर। ठीक है, कुछ क्वार्टर से 48.49%, फिर 46.08%, फिर 45.43% हो गई है। अब यहाँ पर अगर हम FIIs की बात करें तो FIIs में भी कुछ खास यहाँ पर होल्डिंग नहीं है, 0.95% से 1.76% हो गया, फिर घटकर 1.58% हो गया। तो थोड़ा सा देखा जाए तो यहाँ पर रिस्क बना हुआ है, पब्लिक की होल्डिंग चूंकि काफ़ी ज़्यादा है, 50% से भी ज़्यादा है, और पब्लिक के अंदर जो PMS वगैरह जो आ जाते हैं वो भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा मत समझना है कि सिर्फ रिटेल वाले ही पब्लिक के अंदर देखने को मिलते हैं, हम और आप जैसे सिर्फ पब्लिक के अंदर होते हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि PMS वगैरह जो पोर्टफोलियो मैनेजिंग के जो काम करते हैं, जो सर्विसेज देते हैं, वो लोग भी पब्लिक के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अनुसार देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पर एक नेगेटिव साइन देखने को मिल सकती है, क्योंकि पब्लिक का फिर भी ओवरऑल जो होल्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, और DIH की होल्डिंग कुछ भी नहीं है, FIH की होल्डिंग कुछ खास नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम चार्ट को देखें तो ये है मंथली चार्ट, और इसमें देखा जाए तो एक राउंडिंग बॉटम का पैटर्न बना हुआ है, और यहाँ पर ब्रेकआउट देकर थोड़ा सा यहाँ पर सस्टेन हो रहा है यहाँ पर। तो देखते हैं, अगर यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बिकवाली चालू होती है तो फिर यहाँ से गिर सकती है, और ये सपोर्ट फिर बन सकती है, ये वाला लेवल। ठीक है, ये वाला। तो अब यहाँ पर हम डेली चार्ट भी देख लेते हैं। डेली चार्ट के अनुसार अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो लगभग 55 से लेकर 60 रुपये तक का जो लेवल है ये एक कंसोलिडेशन का लेवल है। ठीक है, यहाँ पर देखो काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन हुआ है, तो ये जो लेवल है ये काफ़ी कंसोलिडेशन का लेवल है। फिलहाल जो स्टॉक ट्रेड कर रही है अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ वो 66 रुपये के लेवल पर कर रही है ट्रेड। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम डिस्काउंट अवेलेबिलिटी की बात करें तो ऑल टाइम हाई से अगर हम देखें तो ये वाले लेवल यानी कि 60 के लेवल तक अगर देखें तो लगभग 37% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और अगर जो अभी 66 रुपये के लेवल की बात करें तो इसमें भी ठीक ठाक मिल जाएगा, 30-32 की अगर हम बात करें तो उतना तो मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर लें, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं भी इन्वेस्टमेंट करके पोजीशन बना लें। तो इन्वेस्टमेंट कब किया जाता है, जब कोई भी स्टॉक जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल्स वगैरह तो अच्छी होनी चाहिए, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, एंड उसके बाद चार्ट के अंदर भी ऐसे कुछ इंडिकेशन मिलनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने की। तो देखो इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये टाइम सही था, यहाँ पर बल्क में नहीं, एक लिमिटेड अमाउंट में। अब यहाँ पर देखो 60 रुपये का जो सपोर्ट है अगर यहाँ तक आता है तो मैं बाय करने की कोशिश करूँगा, मैं अपनी बता रहा हूँ। और डिस्काउंट भी चूंकि यहाँ पर 30% से ज़्यादा है तो एक अच्छी डिस्काउंट हो सकती है मेरे हिसाब से,
अगर मैं अपनी बताऊं, अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो, ठीक है। लेकिन हाँ, ज़्यादा अमाउंट यहाँ पर मैं नहीं लगाऊंगा। यहाँ पर मैं एक लिमिटेड वेटेज के साथ यहाँ पर जाऊंगा। अपने पोर्टफोलियो का जो हिस्सा है वो 5% से नीचे ही रखूंगा इस प्रकार के स्टॉक्स में, ठीक है। क्योंकि इसको हम लोग एज अ पेनी स्टॉक ट्रीट करते हैं, और इन स्टॉक्स में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम ऐसा लेकर चलते हैं, ऐसा एक्सपेक्टेशन करके चलते हैं कि अगर बन गई तो ठीक है, नहीं तो नुकसान भी हो सकती है। तो हमें उससे कोई फर्क उतना नहीं पड़ना चाहिए कि हमें बहुत ज़्यादा झटका लगे, ठीक है। तो ऐसी सोच के साथ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इस प्रकार की पेनी कंपनियों में। मार्केट कैप देख सकते हो काफ़ी कम है, तो ये चलेगी तो चांद तक, नहीं तो सिर्फ शाम तक, ठीक है। तो ये यहाँ पर रिस्क एंड रिवॉर्ड है। पैसे बनेंगे तो यार एकदम बहुत ज़्यादा मल्टीफोल्ड रिटर्न, जैसा कि मैंने बोला 2x और 4x वाला एग्जांपल देकर कि इस प्रकार से तुरंत तुरंत बढ़ सकती है यहाँ पर हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना होगा इसके सेक्टर को। सेक्टर कैसी है? सेक्टर फ्यूचर की है, ठीक है। और यहाँ पर जो फार्मास्यूटिकल्स में इनकी जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है, 75% तक इनकी जो रेवेन्यू है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के थ्रू आती है। तो फार्मा कंपनियों में अगर किन्हीं को इन्वेस्ट करना है, लेकिन डायरेक्टली अगर फार्मा कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है, तो इस प्रकार के जो केमिकल बनाती हैं फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ यही कंपनी फार्मास्यूटिकल के लिए केमिकल्स बनाती है, और भी काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो कि इससे बड़ी बड़ी भी हैं, ठीक है। तो वो भी देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, इनके पीयर्स के थ्रू कंपैरिजन करके आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कोई रिकमेंडेशन या फिर एडवाइज नहीं है कि यहाँ पर आप लोग इन्वेस्ट करो या फिर दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करो। मैं जो अपनी मतलब पर्सनल थिंकिंग है वो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। तो कोई भी रिकमेंडेशन या एडवाइस मत समझना। यहाँ पर देखो सेक्टर बढ़िया है। कंपनी की अगर हम बात करें तो पेनी स्टॉक है, तो रिस्क यहाँ पर काफ़ी हाई है। एक चीज़ और कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो कोई भी स्टॉक में, कम से कम लॉन्ग टर्म के लिए मैं मानता हूँ 2 ईयर्स, ठीक है। अगर आप 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 1 महीने, 6 महीने या फिर 10 महीने या साल भर के अंदर जो करेक्शन देखने को मिलती है उसमें आपको घबराना नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने इन्वेस्टमेंट किया लॉन्ग टर्म के लिए, 2 साल 5 साल का आपका व्यू है, लेकिन 3-4 महीने में अगर स्टॉक का प्राइस काफ़ी ज़्यादा करेक्ट होकर नीचे चला गया तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए। बाकी कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, कोई भी कंपनी के अंदर कुछ भी गलत भी न्यूज़ नहीं आई है, सिर्फ मार्केट के एक्सटर्नल रीजंस की वजह से स्टॉक गिरी है तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आकर लॉस बुक कर लिया। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब कहने का मतलब ये भी नहीं है कि अगर ये कंपनी में आगे चलकर न्यूज़ वगैरह कुछ खराब आ जाती है नेगेटिव, जो कि काफ़ी मतलब नेगेटिव न्यूज़ होती है, तो भी आप यहाँ पर बने रहो कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो कंपनी को आपको लगातार ट्रैक करते भी रहना चाहिए कि कंपनी में चीज़ें सही चल रही हैं या नहीं, इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर मैं अपनी बताऊँ तो मैं इन्वेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इन्वेस्टमेंट करूँगा, आज नहीं तो कल करूँगा, और देखते हैं कभी अगर यहाँ पर सपोर्ट लेती है तो मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। फिलहाल मैं प्लान बनाऊँ, पहले से प्लान नहीं थी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की, अभी सोच रहा हूँ, लेकिन बस सोच रहा हूँ, मन करेगा तो ही करूँगा, और एक लिमिटेड वेटेज के साथ ही यहाँ पर करूँगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप भी मेरी कॉपी करो, बिल्कुल नहीं। आपको खुद से भी इस कंपनी के ऊपर रिसर्च एंड स्टडी करनी है, एंड उसके बाद ही कोई डिसीजन लेनी है, या फिर आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट जरूर से करनी है, क्योंकि इस प्रकार के जो कंपनियां होती हैं इनके अंदर रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है, तो रिवॉर्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो इसमें प्रॉफिट जो होगा वो मेरा होगा, लॉस भी जो होगा वो मेरा होगा। और आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हो तो इसमें प्रॉफिट जो होगा वो आपका ही होगा, लॉस भी जो होगा वो भी आपका ही होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। सो ये रही हमारी आज की वीडियो शिगाची इंडस्ट्रीज कंपनी के ऊपर। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना, और अभी भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इसी प्रकार की वीडियोज देखने को मिलते हैं। तो मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।